बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास टॉपिक जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। माजी में भी इस तरह की चीज़ें सामने आई और इसमें जो जुडिशरी और एग्जेक्टिव है जो वो आमने सामने दिखाई दी और इसमें जो है वो तज़ाद वो सामने आया और यही कुछ सिलसिला जो है वो कल भी सामने आया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने अदालती उमूर में मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और दिल दहला देने वाले हकायक जो हैं वो कौम के सामने रख दिए हैं। सफ़र तवील और कठिन है लेकिन नामुमकिन यहाँ पे नज़र नहीं आता, लेकिन इसमें माजी में भी जो है वो ये चीज़ें सामने आती रहीं और इसमें जो ये ख़त लिखे उसके मतन के मुताबिक उस ख़त में ये मेंशन किया गया कि एक जज के बेडरूम से कमरे और रिकॉर्डिंग बरामद की हुई और एक जज के साले बहनोई को अगवा करके करंट लगाए गए, एक जज के घर जो है वो ग्रेनेड फेंके गए और ये जो है ये 6 हाई कोर्ट के जजेस के ख़त ने हर चीज़ जो है उसको बेनकाब करके रख दिया है। अब ये अदालतों का फैसला है, अदालतें इस चीज़ को जो है वो किस तरह से देखती हैं। और इसी तरह से माजी में भी लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद जमील खान साहब जो थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने भी कहा था कि वो आज़ादाना फ़ैसले जो है वो नहीं कर पा रहे हैं और उनके इस्तीफ़े में उन्होंने अल्लामा इकबाल के कुछ इशार भी लिखे थे जो मैं यहाँ पे जो है ज़रूर कोट करना चाहूँगा। उन्होंने जिसमें इशार लिखे उसमें आज़ाद एक आन की है महकूम का एक साल, किस दर्जे गिरां सीर है महकूम के औकात, आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात, महकूम को पैरों की करामत का सौदा और बेबंदा ए आज़ाद खुद एक जिंदा करामात, इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब इसमें क्या कोई रियासत इस तर्ज के साथ जो है वो अमल से बका पा सकती है? एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसमें रज़ा सैयद साहब हमारे साथ हैं, वारिस रज़ा साहब हैं, सफ़ीना खान साहबा हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मामलात माजी में भी सामने आए और अभी भी ये दोबारा से जो है वो 6 जजेस ने ये खतूत लिखे और इसमें उन्होंने तमाम तर तफसीलात मेंशन की और मुदाखलत का उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि मुदाखलत की जाती है, आज़ादाना तौर पर जो है वो फैसले नहीं किए जाते। रज़ा सैयद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। रज़ा साहब, किस तरह से देखते हैं ये तमाम तर पहलू को? माजी में भी ये चीज़ें आई और इसमें जो है सदीकी साहब जस्टिस उनका भी उनके हवाले से भी रहा, फिर उनके जो है वो ख़त्म कर दिया गया, उनको हटा दिया गया और दोबारा से चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए और उन्होंने उस चीज़ को जो है वो टर्न ओवर किया और रिटर्न कर दिया वो फैसला। तो अब ये फिर से 6 जजेस जो हैं उन्होंने ख़त लिखा है और इसमें ये तमाम तर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं ये तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। आवाज़ आपकी थोड़ी ब्रेक हुई जिसकी वजह से बहुत वाज़ेह अल्फाज में मैं आपके सवाल को पूरी तरह से समझ नहीं सका, लेकिन जो मुझे समझ आया, जो मौजू है ज़ेर बहस उसके उन्वान से ज़रूर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ये गुफ्तगू मेरी तो कम अज़ कम सवालात पर ही मबनी होगी। यानी जो ख़त लिखा गया उसके हवाले से कुछ सवालात हैं जो एक आम पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मेरे जैसे लोगों के जहन में आ रहे हैं और उन सवालात का जवाब हमें बहरहाल अभी नहीं मिला, उसकी तलाश हमें होगी। हम इंतज़ार करेंगे कि कोई फोरम हो कि जहाँ से उन सवालात का जवाब दिया जाए। वो सवालात भी जो मुमकिना तौर पर उस मकतूब में उठाए गए जिसका जिक्र हो रहा है कल से अब तक, और वो सवालात भी जो एक आम पाकिस्तानी शहरी के जहन में आ रहे हैं। पहला सवाल जो मेरे जहन में आया पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से वो ये कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का शोबा है इससे वाबस्ता जो अफराद हैं, यानी इसमें ज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, जज साहिबान हैं, फिर वकला बरादरी है और ये एक यानी जिसको थोड़ा सा टेक्निकल ज़बान में जुडिशल ज़बान में बार और बेंच कहा जाता है। यानी बार है जो वकला का जो पूरा एक अम्ब्रेला है उसको बार कहते हैं और जो जुडिशल ऑफिसर्स का जो अम्ब्रेला है, मुंसिफीन का जो अम्ब्रेला है उसको बेंच कहा जाता है। तो बार और बेंच जो है ये डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर काम करने वाला हर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के अंदर ये निज़ाम मौजूद है। जहाँ जहाँ भी यानी महज़ब जितने भी मुल्क हैं, चाहे वहाँ पर पार्लिमानी जमहूरियत हो या चाहे वहाँ पर सदारती निज़ाम हो, ये तकरीबन प्लस माइनस मामूली से फ़र्क के साथ
ये निज़ाम इसी तरह से तकरीबन सब जगह पे राइज है। अच्छा, अब ये राइज तो इसलिए है कि ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये बात तय हो चुकी है कि किसी भी रियासत के अंदर लोगों को, अफराद को, या अफराद को नहीं तो अफराद के मजमूए को या महकमों को या इदारों को इंसाफ की ज़रूरत होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं और उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए मुंसिफिन के पास जाया जाता है। और वकला जो है वो कानूनी रहनुमाई करते हैं, कानूनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसलिए कि एक आम शहरी, ये अजीब बात है, ये भी सवाल ही है मेरा, कि एक आम शहरी, ये कैसी सूरत हाल है कि एक आम शहरी इस बात से भी नाबलद होता है कि मुल्की कानून के तहत उसको क्या हुकूक हासिल है, और उसको ये भी नहीं पता होता कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उस ज्यादती पर दादरसी लेने के लिए उसको किस फोरम पे जाना है और उस फोरम पे जाकर किस कानून का हवाला किस अंदाज से देकर अपने लिए इंसाफ मांगना है। ये बात एक आम शहरी को नहीं पता होती। यही वजह है कि वकील का प्रोफेशन जो है वो यानी थ्राइव कर रहा है। यानी वकला बरादरी की ज़रूरत ही यही है कि अगर आपको अदालत से रुजू करने की ज़रूरत पेश आ गई तो वकील आपको गाइड करेगा कि अदालत में आप किस दफ़ा के तहत और किस कानून के तहत और कानून के किस आर्ग्यूमेंट के तहत जाके अपने लिए इंसाफ मांगेंगे। ये एक पूरा निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ। इस निज़ाम इंसाफ में, और ये बात मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बड़ी बाइस झिझक और बाइस शर्म है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है इससे वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली है ये। यानी ये सस्ता नहीं है, ये सिस्टम बहुत महंगा है। एक आम पाकिस्तानी शहरी अव्वल तो डरता है अदालतों में जाने से, कोर्ट्स में जाने से डरता है, क्योंकि उसको ये पता है कि नंबर एक, कोर्ट्स में फैसला होने में क्या कितना वक्त लगेगा इस बारे में उसके पास कोई एश्योरेंस नहीं होती। नंबर दो, उसको इस बात पे भी कोई एश्योरेंस नहीं होती कि कोर्ट से इंसाफ हासिल करने में उसका खर्चा कितना होगा। नंबर तीन, उसको ये भी, इस बात की भी कोई वाजे गारंटी नहीं होती कि उसको इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स निज़ाम है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो ताकतवर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बाअसर हल्के होते हैं, वो बहुत तेजी से, बहुत जल्दी और बहुत ही फेवरेबल अंदाज में अपने लिए रिलीफ हासिल कर लेते हैं। मैं इंसाफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, रिलीफ का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि जो मासर लोग होते हैं वो अपने लिए रिलीफ हासिल कर लेते हैं, और एक आम पाकिस्तानी जो है उसको समझ भी नहीं आता कि इन्होंने रिलीफ कैसे हासिल किया। तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम इंसाफ के अंदर बड़ी लेयर्स हैं, और अवाम के सामने जो लेयर्स हैं वो तो बड़ी इतनी मौसर इफेक्टिव लेयर्स नहीं है, लेकिन जो अवाम के सामने नहीं है वो लेयर्स बहुत पावरफुल है, और वो लेयर्स जो हैं वो मिनटों, सेकंडों और घंटों के अंदर बड़े से बड़े मसले पे ताकतवर लोगों को रिलीफ फराहम कर सकती है। अब एक ऐसा निज़ाम कि जिसमें ताकतवर लोगों को, पैसे वाले लोगों को पैसा खर्च करके अपनी मर्जी का रिलीफ मिनटों, सेकंडों या घंटों की बुनियाद पर मिल सकता हो, उस निज़ाम के बारे में अवाम की मालूमात भी महदूद हो, इसलिए कि इस नौयत की जो हसास तेज रफ्तार इंसाफ या तेज रफ्तार रिलीफ के मामलात हैं वो बहुत महंगे होते हैं। यानी वो वकील, वो वकला जो दिनों में या घंटों में रिजल्ट लेके देते हैं ना, उनकी फीस करोड़ों रुपए में होती है, और करोड़ों में भी इस तरह से होती है कि आपसे पाकिस्तान में लोकल करेंसी में तो अपनी फीस का बमुश्किल 10% लेते हैं वो आपसे, और वही मायदे में लिखी होती है फीस, और 90% जो फीस होती है आपकी वो आपसे फॉरेन करेंसी है, मुल्क से बाहर लेते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। मैं नाम नहीं ले सकता इसलिए कि नाम लेकर फिर वो एक कानूनी जमीले में फंस जाने वाली बात है, लेकिन मैंने इस बात पर बहुत से लोगों से ये बात यानी वसूख से वो कह सकते हैं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने करोड़ों रुपए की फीस देके अपने आप को रिलीफ दिलवाया है, और इस फीस का 10% डॉक्यूमेंटेड है और 90% जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो वो जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा जाता है उसमें कहने वाले दावा करते हैं कि भाई इसमें फलां का भी हिस्सा है, इसमें फलां का भी हिस्सा है, इसमें फलां का भी हिस्सा है। तो अब ये ऐसा निजाम जिसके अंदर करोड़ों रुपए की लेन देन के जरिए पैसे वाले ताकतवर लोग अब रिलीफ हासिल करते हैं, उस निजाम को एक आम आदमी के लिए जो निजाम इंसाफ है उससे रिलेट करना या उससे जोड़ना जो है ना, वो बताते खुद बड़ी अजीब सी बात है। यानी ऐसा ही है कि एक आम आदमी या गरीब आदमी जो है जिसकी जेब में 100 रुपए हैं,
तो वो खाना खाने के लिए रास्ते में अगर किसी ढाबे से चने लेके खा लेता है तो पेट तो भर जाएगा उसका। लेकिन इसी तरह जो 7 स्टार और 5 स्टार होटल होते हैं, वहां से खाना खाने वालों की जेब और इस्तेताअत और कुछ और ही होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो ये निज़ाम इंसाफ है, इसमें जो नीचे की अदालतें हैं, जहाँ पर आम आवाम धक्के खाते हैं, जलील होते हैं, जहाँ आम आवाम रुल के बर्बाद हो जाते हैं, उनकी जमा पूंजियां खत्म हो जाती हैं, उनकी नस्लें एक के बाद दूसरी चली जाती हैं, वो एक अलग अदालती निज़ाम है। और वो निज़ाम के जहाँ अशराफिया को घंटों में रिलीफ मिल जाता है, जहाँ अशराफिया को मिनटों में मतलूबा नताइज मिल जाते हैं, जहाँ करोड़ों की ऐसी लेन देन होती है कि जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, जहाँ डॉलरों में फीस दी जा रही होती है, जहाँ दुबई में पेमेंटें हो रही होती हैं, जहाँ सिंगापुर और मकाओ में पेमेंटें हो रही होती हैं, वो निज़ाम अलग है। उस निज़ाम के खिलाड़ी अलग है, उस निज़ाम के स्टेक होल्डर्स अलग है। अब ये जिस खत की बात हो रही है, इस खत में जिन मुअज़्ज़िज़ीन का नाम सामने आ रहा है कि जिन्होंने इस खत पर दस्तखत किया है, उन मुअज़्ज़िज़ीन का मोटिव क्या है, इस मोटिव को समझने का तज्ज़िया बहरहाल हम कर सकते हैं, और वो बड़ा आसान सा है। बात ये है कि पाकिस्तान में एक सियासी बहरान है जो पिछले 2 ढाई साल से जारी है, किसी न किसी शक्ल में जारी है। कभी उसमें शिद्दत आती है, कभी उसमें थोड़ी सेटलमेंट आती है। इस सियासी बहरान से जुड़ा हुआ माशी बहरान भी है, क्योंकि सियासी बहरान जब कभी आता है तो माशी बहरान लाजमी अपने साथ लेकर आता है। तो वो माशी बहरान जो है उसको दूर करने के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं आप। एक नई हुकूमत बनी है जैसे कैसे अल्लाह अल्लाह करके, वो नई हुकूमत जो है वो मुल्क में माशी इस्तेकाम लाने के लिए अपने तई कोशिशें भी कर रही है। ऐसे में जनाब अचानक से एक खत आता है और उस खत से एक भौचाल आ जाता है। अब इस खत में जो दस्तखत कुनिंदा हैं, ज़ाहिर है सब मुअज़्ज़िज़ मनसबों पे बैठे हुए लोग हैं, मुअज़्ज़िब मनसबों पे बैठे हुए लोग हैं। तो उनकी यानी उनके बारे में बात करने पर तो पाबंदी है भाई, आप और हम बात ही नहीं कर सकते उनके बारे में, डिस्कस ही नहीं कर सकते। कानून में इजाज़त ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है कि आप और हम उनकी कंडक्ट के बारे में या उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करें। लेकिन ये जो तमीद मैंने बांधी कि ये जो अशराफिया के लिए महंगा इंसाफ फराहम करने वाला जो तबका है, इस तबके के जो इंटरेस्ट हैं या जो इनके स्टेक्स हैं ना, वो सिर्फ निज़ाम इंसाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि वो पूरी रोज़मर्रा ज़िंदगी तक उनके इंटरेस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। हमने भी देखा कि एचिसन कॉलेज को लेके एक 2 दिन तक जो है वो कोहराम मचा रहा। तो भाई एचिसन कॉलेज के आगे से मैं और आप तो गुजर भी नहीं सकते। यानी मतलब एचिसन कॉलेज में हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ना हम पढ़ेंगे ना हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। एचिसन कॉलेज में जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो इस मुल्क की अशराफिया हैं। एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 में से 6 जजेस जो है वो एचिसन कॉलेज के फारिग तहसील थे। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि एचिसन कॉलेज जो है वो तबका अशराफिया की कितनी जबरदस्त नुमाइंदगी करता है। तो अब एचिसन कॉलेज के तनाज़े को अवाम ने 2 दिन इस तरह से वावेला हाय वावेला करके डिस्कस किया कि जैसे वो आटे की और दाल और चने की कीमतों का कोई मामला है। इस तरह से लोगों ने एचिसन के मामले को डिस्कस किया। यही लोग थे। अब एचिसन का मामला एक करवट बैठ गया तो उसी तबके में से कुछ लोगों ने एक खत लिखवा दिया। एक ऐसा खत कि जिसका अगर उस खत को बहुत टेक्निकली भी एग्जामिन करें, जो कि मैं टीवी टॉक शो में नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता और मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बड़े वसूख से ये बात आपको कह रहा हूँ, कानून थोड़ा बहुत कानून की समझ रखता हूँ, बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि वो जो खत लिखा गया है ना, उस खत का कोई ऐसा नतीजा नहीं निकल सकता कि जिससे सूरत हाल में कोई वाज़ेह तब्दीली आए, सिवाय इसके कि उस पर चर्चा शुरू हो गया, उसके ऊपर उसके ऊपर कैंपेन शुरू हो गई, उसके ऊपर एक इंतशार को हवा देने का एक नया दहाना खुल गया, नई तोपों का रुख जो है वो हुकूमत की तरफ और रियासत की तरफ हो गया। और अब लोग जो है वो उठते बैठते इस बारे में डिस्कस, मतलब देखें डिससेटिस्फेक्शन फैलाई जा रही है ना। असल एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि डिससेटिस्फाई कर दो लोगों को, डिससेटिस्फाई कर दो ताकतवर हलकों को, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएं, यहाँ तक कि वो मुल्क में किसी भी तौर इस्तेकाम आने की किसी भी कोशिश को
अपने हाथों से खुद नाकाम बना दें। ये है असल की। तो मैं इसको टॉक शो में बैठ के नहीं बात कर सकता, लेकिन ये लोग जिन्होंने दस्तखत किए हैं, इन लोगों की अपॉइंटमेंट कैसे हुई है, ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये लोग इनकी इन पोजीशंस के ऊपर तैनाती कराने वाले कौन लोग थे, और आज वो लोग अगर रिटायर हो गए हैं और अगर आज वो लोग नौकरी पे नहीं है, तो अब ये बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। मेरा ख्याल है मैंने फिर भी बहुत कुछ कह दिया। कि बात वही है कि कल जो एसएचओ जिसने मुझे बिठाया था लाके इस दुकान पे कि जहां मैं बैठ के दुकानदारी करता हूँ, अब आप सुनिएगा इस बात को, और वारिस साहब आप भी सुनिएगा इस बात को जो मैं करने जा रहा हूँ। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और मैं एक इलाके में गया और वहां इलाके के एसएचओ से मैंने दरखास्त करके अपने लिए एक दुकान की जगह ले ली, और एसएचओ के ताउन से मैं उस दुकान पे बैठ के धंधा शुरू कर दिया मैंने। मतलब जो भी कारोबार है मेरा, जो भी बेचता हूँ मैं बेचना शुरू हो गया। आशीर्वाद हासिल है मुझे इस एसएचओ की। अच्छा, कल कोई एसएचओ रिटायर होके घर चला जाएगा, इसकी जगह दूसरा एसएचओ आ जाएगा, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो नया एसएचओ है वो आके मेरी सरपरस्ती शुरू कर देगा उन्हीं शराइत पे, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे। यानी मैं एसएचओ की वो जरूरियात पूरी करता रहूंगा और एसएचओ मेरी जरूरतें पूरी करता रहेगा और मेरी दुकान चलती रहेगी। लेकिन अगर नया आने वाले एसएचओ के साथ मैंने वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की बजाय, नए आने वाले एसएचओ के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की बजाय अगर पुराने रिटायर हो जाने वाले एसएचओ की ईमा पर मैं खत लिख दूं और वो खत लिख के अहले मोहल्ला को मस्जिद में बंटवा दूं कि भाई जो एसएचओ साहब हैं वो मुझे तंग कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो हूं वो कि जो आया किसी एसएचओ के कंधे पे बैठ के था। मैंने तो दुकान खोली ही किसी एसएचओ की आशीर्वाद से थी। मेरी तो दुकान चलती ही किसी एसएचओ की जरूरियात को पूरा करके थी। और आज एसएचओ बदल गया तो नए एसएचओ के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाकर काम और कारोबार को चलाने की बजाय मैंने नए एसएचओ के ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि नया एसएचओ मुझसे आके शायद हिसाब किताब मांग रहा है, कुछ ऐसे मामलात का हिसाब किताब मांग रहा है कि जिसके अंदर मैंने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हुई हैं, कुछ ऐसे हिसाब किताब के कट्टे खुल गए मेरे शायद, तो इसलिए मैंने एसएचओ पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बस ऐसे ही खत लिख देते हैं लोग उठा के, फिर वारिस साहब को जवाब देना पड़ता है उसका। असल बात सारी ये है। जी जी वारिस साहब, 6 जजेस की तरफ से ख़त लिखा गया और मुदाखलत के हवाले से कहा गया, खुफिया इदारों की जानिब से, खुफिया एजेंसियों की जानिब से आज़ादाना फ़ैसले नहीं करने दिए जा रहे, और वहाँ पे जो माजी की मुलाकातें भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और इन तमाम तर मामलात से आगाह भी किया गया साबिका चीफ़ जस्टिस को, लेकिन उस पर जो है वो उस तरह से नहीं चीज़ें समझ आई। फिर माजी में अगर चले जाएं तो जो शौकत सदीकी साहब थे उनके हवाले से भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, उसके बाद उनको हटा दिया गया, फिर उसको जो है वो रिटर्न फैसला कर दिया गया। तो अब ये 6 जजेस की जानिब से भी वो तमाम जो है वो चीज़ें सामने आई हैं और इंकिशाफात किए गए, इल्ज़ामात आए हैं। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से ये मामलात चल रहे हैं, क्या नुक्ता नज़र होगा आपका? माजरत के मैं लेट हो गया, और उसके बाद जो है ना, जो रजा साहब ने जो बात की है वो मैंने कदर किसी हद तक सुन ली है, और मैं ये समझता हूँ कि रजा साहब जो है ना कदरों के फर्द हैं, लिहाजा मैं शायद थोड़ा सा खुलकर आपसे बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि देखिए, ये ख़त का जो गुलगुला है, इसकी चुगली जो है ना, वो इस खत के मुंदरजात और इस खत के बारे में जो है वो मुतालबात करने वाले अफराद के इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके बयानात खा रही है। चुगली खाने से मुराद मेरी है कि वो अफराद गुलगुला ज्यादा मचा रहे हैं जो कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करके मुआशी जो है ना अबतरी पैदा करना चाहते हैं, सियासी अबतरी पैदा करना चाहते हैं और समाजी अबतरी पैदा करना चाहते हैं। वो अफराद जिन्होंने 2018 में वो भूल गए थे कि वो किसके कांधे पर और किसके जो है ना वो सहारों पर और किनकी जो है ना डोलियों पर चढ़कर आए थे,
अब इस ये देखिए 6 जो जजेस हैं, इन 6 जजेस में 4 जजेस जो है ना 2018 के जजेस, हम्म और 2018 के जजेस है, 2 जजेस वो हैं जो कि इनसे अलग जज, हम्म ठीक है। तो अब बात ये है कि अगर चीफ ये जजेस ये समझते हैं कि ये मामलात होंगे, यकीनन प्रेशर जजेस पर आता होगा, और आता होगा तो उसको कैसे रिलीव किया जाता है, किस तरीके से वो दूर करती होंगे, वो मेरे ख्याल में ये भी शायद बताएं कि अगर उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो प्रेशर उनको यानी कबूल करने का कहाँ से ऑर्डर है। मेरे ख्याल में अगर सच बोले ना तो देखिए आधा सच नहीं बोलना चाहिए हमजा, हम्म सच बोल पूरा बोलना चाहिए। बात ये है कि ये भी वो बताएं कि उस प्रेशर को कबूल करने का जो है हुक्मनामा या वहां से वो दबाव जो है वो किस सिमत से आता है, हम्म ये कौन उनको ये दबाव डालता है कि जनाब आप ये प्रेशर जो है ना वो कबूल कर लीजिए, ठीक है। एक हम्म बात, दूसरी बात ये है कि ये प्रेशर जहां से भी आता है, क्या उस प्रेशर के आगे आप जो ओथ उठाते हैं यानी बहैसियत जज, क्या वो ओथ की आपने पासदारी की उस प्रेशर को बर्दाश्त करके? अगर आपने पासदारी प्रेशर प्रेशर की पासदारी की या प्रेशर बर्दाश्त कर लिया तो फिर आप ओथ उठाने के भी गद्दार ठहरे, गोया हम्म आप जज ही नहीं है, इसलिए कि आपने प्रेशर बर्दाश्त कर लिया और हम्म प्रेशर के तहत आपने वो फैसले दिए, या फैसले नहीं दिए तो फैसले लिखे। तो बात यह है कि ये इन जज साहिबान से ये 2 बातें जरूर पूछी जानी चाहिए कि एक तो ये कि प्रेशर जहां से आता है उस प्रेशर को कबूल करने के लिए कहीं आइन में लिखा है, किसी जुडिशियल सिस्टम में लिखा है, किसी आइन के एक्ट में कहीं लिखा है, क्या जुडिशियल एक्ट में कहीं लिखा है, या जो प्रेशर डालते हैं उनका प्रेशर मानना क्या आईनी जिम्मेदारी है, क्या हम्म उनका फर्ज है, क्या क्या सिर्फ ये बात है कि चंद मफादात के लिए वो आइन की पामाली करते हैं, अपने ओथ की पामाली करते हैं। तो इन ये जो मुजरिम है खुद अपने लेटर में खुद ये कह रहे हैं कि प्रेशर आता है और हम पर प्रेशर पड़ता है और फलाना फलाना आदमी पर प्रेशर डाला गया, फलाना फलाना आदमी को जो है ना तब्दील करने के लिए फैसला कहा गया और फलाने फलाने की डिवाइसेस लगाई गई। तो भाई अगर आप इतने ही बहादुर थे तो उस वक्त जब ये डिवाइसेस लगाई जा रही थी, जब टहरियान का केस चल रहा था और टहरियान के केस के बारे में आपको जो है वो प्रेशर डाला जा रहा था, तो उस वक्त आप कहाँ थे? हम्म आपसे बेहतर तो शौकत सिद्दीकी साहब थे कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरे घर पर आए थे फैज हमीद और उन्होंने मुझे ये प्रेशर डाला, उन्होंने मेरे चीफ जस्टिस पर प्रेशर डाला और वो प्रेशर डालते हैं, वो फाइलें इधर से उधर करते हैं, फाइलें मार्क करते हैं। आप में इतनी जरूरत थी कि आप ये कहते? आपने नहीं कहा, और न सिर्फ ये नहीं कहा बल्कि जब शौकत सिद्दीकी ने थोड़ी सी जरूरत पैदा की या जरूरत का मुजाहरा किया, और तो आप जो है ना एक ऐसे चीफ जस्टिस के साथ हो लिए, एक ऐसे हुक्मरान के साथ हो लिए, एक ऐसे सदर के साथ हो लिए जो कि वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी को निकालना चाहते थे, और आप उस वक्त तक चारों के चारों अफराद खामोशी के साथ दुम दबाकर अपने घर में लिहाफ ओढ़कर सो गए थे। हम्म तो बात यह है कि ये आज जो आप इतने बहादुर बन रहे हैं, हम ये जानते हैं कि आप बहादुर नहीं हैं। आपको पेंटागन से जो फंडिंग हो रही है पीटीआई के जरिए, पेंटागन से जो एंकर्स के जरिए फंडिंग हो रही है, पेंटागन से जो पाकिस्तान को जो है ना दहशतगर्दी में मुब्तला करने के लिए जो फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान को माशी तौर से जो है ना कमजोर करने के लिए जो फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान को सियासी तौर से गैर मुस्तहकम करने के लिए जो फंडिंग हो रही है,
ये उस फंडिंग का कारनामा है, ये उस फंडिंग का शाखसाना है। आज फुल कोर्ट बैठा है ना, आज जो है फुल कोर्ट बैठा है, फुल कोर्ट बैठा है, उसके फैसले आने दीजिए, पता चल जाएगा कि फुल कोर्ट ने क्या फैसला किया और क्या फैसला नहीं किया। ठीक है वारिस साहब, कि ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये 6 जजेस जो हैं, इनके हवाले से जो ख़त लिखा गया और माजी में भी ये चीज़ें सामने आई, इनको ज़ेर बहस लाएंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं, उनकी जानिब से इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत और इसमें धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया गया। और इस खत में जो जजेस पर दबाव के संगीन वाक़यात का जिक्र किया गया। एक जज को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, एक के घर से सर्वेलेंस के आलात बरामद हुए और एक जज के घर पर क्रैकर हमला हुआ और एक के करीबी रिश्तेदार को भी अगवा किया गया। तो ये मामला जो हैं ये इस ख़त में मेंशन किए गए और इस ख़त में मेंशन माजी की जो साबिका चीफ जस्टिस थे उनसे मुलाकातें और इन तमाम तर वाक़यात का तज़किरा भी किया गया कि वहाँ पे मेंशन की गई थी, लेकिन उस पे जो है वो कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। वारिस रज़ा साहब बात कर रहे थे। जी वारिस साहब, आप कंटिन्यू करिएगा, ब्रेक से पहले आप जो बात कर रहे थे आप वहीं से उसको कंटिन्यू करिएगा। क्या नुक्ता नज़र है इस हवाले से, मज़ीद आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा था कि देखिए ये वाकयात जो है वो कोई अच्छे नहीं है कि किसी भी अदारे पर कोई भी दूसरा अदारा जो है ना प्रेशर डाले। इस बात से तो किसी को भी कोई इनकार नहीं। लेकिन बात ये है कि ये जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट है ना, ब्यूरोक्रेट एक ओथ लेते हैं, बाकायदा एक अहद करते हैं कि वो गवर्नमेंट के किसी भी गैर कानूनी कदम को नहीं मानेंगे या गैर कानूनी कोई भी हुक्म होगा उसको नहीं मानेंगे, लेकिन ये मानते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि ये मानते हैं तो ये तो खुद वायलेशन करते हैं आइन की। या अगर प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को रिलीज कैसे करना है, यही तो आपकी महारत है। यानी एक जज की महारत ये है कि वो जो भी प्रेशर होता है उसको अपने आप से जो है ना अलग रखे और अपने आप को कंपोज करके ऐसा फैसला दे जो कि उसके हवास पर कोई फर्द या कोई गिरोह या कोई असरात उसके हवास पर पड़ने ना पाए, ताकि उसके फैसले से, गैर जानिबदार फैसले से कोई मुतासिर ना हो। मैंने जो नुक्ता लेकिन वारिस साहब बयान किया है इस खत में जैसे मेंशन किया गया कि दबाव, धमकियां और अगवा करना, घर पे क्रैकर और सर्वेलेंस डिवाइसेस और ये मामला, ये फिर और दूसरा ये भी वहां पे जिक्र किया जैसे कि ये डिस्कस की गई थी चीजें माजी में भी साबिका चीफ जस्टिस के साथ। नहीं, साबिका चीफ जस्टिस के साथ अगर आपने माजी में ये डिस्कस किया था और साबिका चीफ जस्टिस ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो आप साबिका चीफ जस्टिस के साथ शौकत सिद्दीकी के केस में मिल क्यों गए थे? आप ये सवाल का जवाब है ना, देना। ये 6 जजेस हैं, ये सवाल का मुझे जवाब दें कि शौकत सिद्दीकी के सिलसिले में जब उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में इजहार किया था, ऐलान किया था, तो ये उसी चीफ जस्टिस की जिसकी आज शिकायत कर रहे हैं, कल उसके जो है ना अर्दली क्यों बने हुए थे? मिल क्यों गए थे उसके साथ? नहीं, गलत। ये बदनीयती पर बात कर रहे हैं। बात ये है कि आप नए चीफ जस्टिस को तंग करना चाहते हैं, उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसके फैसलों पर असरअंदाज होना चाहते हैं। नई अदलिया जो कि एक वकार के साथ और अपने पुराने मामलात को निपटाते हुए जा रही है और एक ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रही है, उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसने हमेशा जज खरीदे, जिसने हमेशा इशराफिया खरीदी, जिसने हमेशा तालिबान खरीदे, वो नहीं चाहती है इस पाकिस्तान में हर तरीके से दहशतगर्दी के जरिए से प्रेशर डालकर, अदलिया के जरिए प्रेशर डालकर, मीडिया के जरिए प्रेशर डालकर और बैनुल अक़वामी प्रेशर डालकर, लॉबीज के जरिए प्रेशर डालकर अच्छा, पाकिस्तान को वारिस साहब, जैसे अब ये
तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो तहरीक इंसाफ अगर देखा जाए तो माजी में पिछले कई जो है वो अरसे से अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे इसी हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, और तमाम तर केसेस जो थे वो भी यहीं पे उनके चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ तो इस चीज को पहले से पॉइंट आउट कर रही थी। अरे हमजा साहब, बड़ी अच्छी बात है आपने की, लेकिन थोड़ा सा आप शायद कुछ चीजें शायद आपसे मिस हो रही। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं उनके खिलाफ बात की और किसी जज के खिलाफ बात नहीं की है। 6 में से किसी भी जज के खिलाफ बात नहीं नहीं, मैं जज नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इसी हाई कोर्ट में केसेस रहे और इसी हाई कोर्ट के केसेस के हवाले से बात की जा रही थी। नहीं 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 नहीं, इस हाई कोर्ट में जो केसेस रहे उन केसेस के हवाले से इन्होंने ये कहा है कि ये हाई कोर्ट नए चीफ जस्टिस यानी अतहर मिनल्लाह के आने के बाद जो नए चीफ जस्टिस आए हमें इन पर एतबार नहीं है, लिहाजा ये फैसले हमारे खिलाफ करने के लिए जो है वो बैठे हुए हैं और हम इन पर अदम एतमाद करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको शायद याद हो या ना याद हो, मैं एक जज का नाम लेना चाहता हूं, बहुत माजरत के साथ मुझे लेना पड़ रहा है। जस्टिस सत्तार, ठीक है। जस्टिस सत्तार जब लाए गए थे अतहर मिनल्लाह के दौर में, जस्टिस बाबर तो सत्तार साहब की सबसे बात कर रहे हैं। पहले बाबर सत्तार साहब जी। तो सबसे पहले मुखालफत जस्टिस बाबर सत्तार की बंदियाल ने की थी, यानी चीफ जस्टिस ने की थी, और जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, ठीक है। आज वो उन जजेस में शामिल है जो कि जिन्होंने डीसी को एक कानून के मुताबिक चलने पर सजा दिए और एक दहशतगर्द, एक पाकिस्तान का मुखालिफ, पाकिस्तान की इमलाक पर, पाकिस्तान के चीजों पर हमला करने वाला शख्स, शाहिद वो जो आफरीदी साहब हैं, शहरियार आफरीदी, उनके खिलाफ एक ब्यूरोक्रेट को जो है ना ताजीर का निशाना बनाया है। ये क्या हो रहा है, ये किया क्या जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। ये बात ये है कि देखिए, अगर आप किसी की फाइलें दबाकर, किसी की वीडियो बनाकर और प्रेशराइज करके आप ये मामलात कर रहे हैं तो बड़ी माजरत के साथ देखिए, आज की पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की गम्माज है, इस बात का सबूत है। और जो बहुत बड़े बड़े एंकर, मैं नाम भी ले सकता हूं, वो जो बोल रहे हैं, मतीउल्लाह आज जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ना रोस्टम पर खड़े हो गए, चीफ जस्टिस ने बाकायदा उनको रोका और एक तरीके से डांटा। ये क्या इस बात का ये क्या वाजे करता है? ये वाजे ये करता है कि आप किसी के इशारों पर ये काम कर रहे हैं। ये मीडिया जो काम कर रहा है, ये जो ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं उनके लिए, जो अदलिया काम कर रही है, जो पेंटागन काम कर रहा है, जो तालिबान काम कर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लिए बकौल राना सनाउल्लाह के वाकईतन एक फितना है। और ये फितना जब तक आपके मुल्क में रहेगा, पाकिस्तान की जुडिशरी से लेकर सियासत, सियासत से लेकर मईशत, मईशत से लेकर जो है ना समाजियात, समाजियात से लेकर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, आप मुझे बताइए ना बस शाम में क्या हुआ है। और एक बयान देने से तो मसले हल नहीं होते। बात यह कि पीटीआई इस पर कहे ना कि उसने सीपीआई बंद किया पेंटागन के कहने पर, क्यों नहीं कहती है? किसने बंद किया, क्यों बंद किया? जवाब दे उसका। यही जज जवाब दे कि आपके पीटीआई ने 3.5 बरस में जब आपको चूरी खिलाई जा रही थी पीटीआई की, और मुख्तलिफ परिषद की जहां आप बात कर रहे वो आप पर आते थे, वो चूरी तो आप खा रहे थे। आज इसलिए वो चूरी आपसे हजम नहीं हो रही कि आप जो है देख रहे हैं कि अदलिया अब उसका रुख कहीं और जा रहा है। मंसूर शाह साहब, वारिस साहब, जब चूरी जब गला पकड़ने लगती है तो फिर आवाज जो है वो इसी तरह की निकलती है। माजी में जिक्र किया था आगाज में, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर सके, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफा दिया था और उन्होंने भी ये चीज मेंशन की थी
कि आज़ादाना तौर पर जो है फैसले नहीं कर पा रहा, और उन्होंने इकबाल का शेर भी वहां पे मेंशन किए थे। तो उसके बाद जैसे आपने अभी जिक्र किया जस्टिस शौकत सदीकी साहब के वाले से, तो माजी में भी अगर ये चीजें रही तो फिर उस पे भी किसी ना किसी तरीके से प्रोपेगेंडा था किसी पार्टी की जानिब से। नहीं, देखिए, प्रोपेगेंडा अगर फर्ज किया तो था, फर्ज किया कि था भी। हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर प्रोपेगेंडा था तो वो प्रोपेगेंडा क्या गलत था? उस वक्त ये 6 जजेस क्या कर रहे थे? अगर वो गलत था, और उनका प्रोपेगेंडा वो गलत था, तो क्यों नहीं कहा कि वो गलत था? नहीं, आपने ये नहीं कहा कि गलत था, बल्कि आपने उस प्रोपेगेंडे के अगेंस्ट उन ताकतवर अफराद का साथ दिया जो कि पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को के साथारी थे, और और पाकिस्तान में माशी और सियासी अदम इस्तेकाम करना चाहते थे। तो आपने तो शौकत सिद्दीकी के साथ नहीं दिया, आपने तो उसकी मुखालफत की। आज प्रूव ये हुआ कि शौकत सिद्दीकी दुरुस्त थे, और शाहिद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट वाले, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो मुझे याद आ रहे हैं। बात ये है कि उनका तो आपने साथ नहीं दिया, तो क्या वो गलत थे? नहीं, वो गलत नहीं थे। वो इशारे करके और फौरी तौर से रुखसत हो गए। एक ने इस्तीफा दे दिया, दूसरे को आपने मिलकर चीफ जस्टिस जिसके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में आप शिकवे कर रहे हैं, उन चीफ जस्टिस के साथ आप मिले, आपके मुंह से चूं तक नहीं निकली जस्टिस शौकत के हवाले से उनके फेवर में। यही 6 जज से, तो उस वक्त कहाँ थे ये 6 जज? तो बात यह है कि उस वक्त के मामलात में चीफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी और शाहिद के मामलात में अगर बोला जा रहा था तो दुरुस्त बोला जा रहा था कि वो दुरुस्त थे, और आज वक्त ने साबित भी किया कि वो दुरुस्त थे, बल्कि यही साबित कर रहे हैं कि वो दुरुस्त थे। तो ये कल जो ये गलत थे, आज ये दुरुस्त कैसे हो सकते? ये है असल सवाल। रजा साहब, मुल्क भर की बार एसोसिएशन की तरफ से भी मुतालबा किया जा रहा है कि इस पे जो है वो तहकीकात होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। जैसे वारिस रजा साहब ने कहा कि माजी में जो मामलात हुए, अगर वो उस पे दुरुस्त समत पे थे, उन्होंने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया, तो यही 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं किया। तो अगर वो उस टाइम पे उनके साथ हो सकता है, अभी इनके साथ अगर ये हुआ है, तब इनके साथ नहीं हुआ था तो इन्होंने उस वहां पे हामी बन के खड़े नहीं हुए। तो अब ये मुतालबात जो हैं बार एसोसिएशन की जानिब से तहकीकात के किए जा रहे हैं, तो ये तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। देखिए, मैंने तो गुफ्तगू के इब्तदाई हिस्से में ये बात बहुत तफसील से बताई थी कि बार और बेंच जो है ना, ये इंसाफ की जो फराहमी इंसाफ का जो निज़ाम है, उसके अंदर बार और बेंच जो हैं ये मिलके काम करते हैं, और इनका आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेली बेसिस के ऊपर एक वर्किंग रिलेशनशिप होती है। तो अगर किसी बार ने बयान दिया है तो मुझे तो उस पर कोई हैरत नहीं है, और अगर तहकीकात का मुतालबा है तो उस पर भी मुझे कोई हैरत नहीं है। जब भी कोई इल्ज़ाम लगता है उसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि इल्ज़ाम की टाइमिंग क्या है, इल्ज़ाम लगाने वाले कौन हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले इसी नौइयत की किसी मिलती जुलती सूरत हाल के मौके पर कहाँ थे, खामोश थे या इसी तरह की बातें कर रहे थे। और फिर ये कि देखें, ये जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात की जुज़ियात में जैसे लिखा है कि वो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट बरामद हो गया या कैमरा बरामद हो गया, तो भाई आप मतलब आप हाई कोर्ट के जज थे, आप अगले दिन सुबह पहली फुर्सत में तलब कर लेते तमाम सिक्योरिटी वालों को भी, और अदालती सिक्योरिटी को भी बुला लेते, और वर्क्स एंड सर्विसेज वालों को भी बुला लेते, और लाइन हाजिर कर देते, एक टांग पे खड़ा करके सबकी चित्रौल कर देते आपकी, ये कैसे किसी के घर में से रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट बरामद हुआ है। अगर आप ये उस वक्त नहीं कर सके तो इसके दो ही मतलब है। एक तो ये कि या तो ऐसा था ही नहीं, आपने बिला वजह कहानी बनाई है इस वक्त, या फिर अगर जिस वक्त ये हुआ था तो उस वक्त आप खुद किसी ऐसे मामले में मुलव्विस थे कि आपके पास वो मॉरल अथॉरिटी ही नहीं थी कि आप उसकी बुनियाद के ऊपर अगले दिन सुबह सबको तलब कर लेते। तो आपको करना चाहिए था, आपके पास अथॉरिटी कल की तारीख में भी थी और आज की तारीख में ये खत लिखते वक्त भी है। आप हाईकोर्ट के जज हैं, हाईकोर्ट के जज जो है उसके पास बहुत इख्तियार होता है, वो यानी किसी भी इदारे के सरबराह तक को तलब कर सकता है। वो चीफ सेक्रेटरी को बुला सकते हैं आप, फेडरल सेक्रेटरी को बुला सकते हैं आप, ठीक है, आप मुसल्ला अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बड़े अफसरान को बुला सकते हैं आप। तो अगर आप इतने ही रास्तबाज थे
और अगर आप इतने ही साफ सुथरे थे तो आपको अगले दिन सुबह तलब कर लेना चाहिए था उन सब लोगों को कि जिनके ऊपर आपको शक व शुबा था। क्यों नहीं किया आपने? आपको आज की तारीख में आप कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर पे कर रहे हैं, एक सियासी जमात की साथ मिल के मुल्क को, निजाम को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा आप एक्सपोज होंगे और बहुत बुरी तरह एक्सपोज होंगे और आपके साथ वही कुछ होगा कि जो इस किस्म के खेल खेलने वालों के साथ होता है। जज बनना आसान काम नहीं होता। मतलब देखिए, जज होना और लॉ एनफोर्समेंट से भी आपका रोज का वास्ता होता है, आपका वास्ता कानून तोड़ने वालों से भी रोज का होता है। तो आपको तो मजबूत किरदार का हामिल होना चाहिए, आपको तो जुर्रतमंद होना चाहिए। ये तो ऐसे ही है कि मोटरवे जो है वो एक खत लिख दे कि मेरे ऊपर से ट्रक गुजर रहे हैं, उनका वजन बहुत पड़ रहा है मेरे ऊपर। अरे भाई, मोटरवे बनी इसीलिए है कि उसके ऊपर से ट्रक गुजरे, 120 की रफ्तार से गुजरे। तो अगर मोटरवे को इस बात पर एतराज हो रहा है कि उस पर से ट्रक गुजर रहे हैं, तो फिर मोटरवे को गली मोहल्ले की सड़क का बोर्ड लगा लेना चाहिए अपने ऊपर, वो अपने आप को मोटरवे कहलवाना छोड़ दें। आप हाई कोर्ट हैं, आप हाई कोर्ट के अंदर, आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि अगर कोई आपके घर में कैमरा लगा के चला गया तो आप उसके बड़े उस महकमे के बड़े अफराद को सुबह लाइन हाजिर कर दें। इतनी ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है रजा सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जजेस की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए गए, ख़त लिखा गया और इस ख़त में तमाम तर तज़किरा किया गया जो धमकियों के हवाले से और दबाव के हवाले से, मुदाखलत के हवाले से। अब इस पे जो है तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है मुल्क भर से, बार एसोसिएशन की जानिब से और इन जजेस की जानिब से भी ये तवक्कात हैं और ये आला अदलिया से ये तवक्कात ज़ाहिर हैं। अब इस पे क्या फ़ैसला आता है, किस तरह से इसमें मामला जो है वो ज़ाहिर होते हैं, ये देखना जो है ये ज़ेर गौर होगा। अपने मेज़बान हमज़ा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।